तो फिल्म की कहानी 1970s के रूरल इंग्लैंड में सेट है और यहाँ हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और एक छोटा बच्चा होता है। हस्बैंड का नाम रिचर्ड है जो कि एक एकेडमिक आर्कियोलॉजिस्ट है। देन वाइफ का नाम जूलियट है जिसे हम एक्सप्लेनेशन के दौरान जूल्स नाम से पुकारेंगे और उनके बेटे का नाम ओवेन है। ये परिवार स्टारवेकर नामक जगह के रिमोट फार्म हाउस में रहते हैं और इनिशियली ये लोग सेंट्रल लीड्स में रहते थे, लेकिन हाल ही में वो इधर शिफ्ट हुए हैं। ये फार्म हाउस रिचर्ड के पापा का था और इसे खरीदे थे रिचर्ड के दादाजी। तो एक तरह से अब ये रिचर्ड का अपना ही घर है। खैर, तो स्टार्टिंग सीन में हमें पता चलता है कि ओवेन को किसी तरह की विस्लिंग सुनाई देती है। अब जब एक दिन ये फैमिली लोकल फेयर में गई होती है तो वहां ओवेन एक पोनी के आंख में स्टिक घुसा देता है। अब ओवेन का इस तरह से अग्रेसिवली बिहेव करना बहुत प्रॉब्लमेटिक था, इसलिए फैमिली ओवेन को एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाती है। यहाँ जूल्स डॉक्टर को बताती है कि ओवेन हमेशा कहता है कि कोई जैक ग्रे नाम का इंसान या क्रीचर उसके दिमाग में विस्लिंग करता है। ये सुनकर रिचर्ड भड़क जाता है क्योंकि इस जैक ग्रे की फोकलोर रिचर्ड को उसके पापा भी सुनाया करते थे और अब ये कहानी ओवेन को इनका नेबर गॉर्डन सुना रहा होगा। बेसिकली गॉर्डन ओवेन का तब ख्याल रखता था जब ये कपल काम से बाहर होते थे और अब रिचर्ड चाहता था कि गॉर्डन ओवेन के करीब ना आए क्योंकि उसकी कहानियों के कारण ही ओवेन उल्टी सीधी बातें सोचते हुए उल्टी सीधी हरकतें भी करने लगा है। जो भी हो, डॉक्टर्स के हिसाब से ओवेन को किसी तरह की मेंटल सिकनेस तो नहीं है। ऑल्दो आप व्यूअर्स को मैं बता दूं कि ओवेन को आजमा या अस्थमा जरूर है। तो आगे हम रिचर्ड और ओवेन को एक बड़े फील्ड में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते देखते हैं और ये फील्ड इनका ही था। आई मीन रिचर्ड के ग्रैंड डैड इसे खरीदे थे। यहाँ रिचर्ड ओवेन को बताता है कि उनकी जमीन पे एक पुराने ओक ट्री की रूट्स है। ये ट्री काफी सिग्निफिकेंट था क्योंकि पुराने टाइम पे गांव के सभी लोग यहाँ इकट्ठा होते थे और यही सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती थी। इनफैक्ट लोगों को यहीं लटकाया भी जाता था, इफ यू नो व्हाट आई मीन। बट देन टाइम के साथ ट्री को कट कर दिया गया और ट्री के रूट्स अब भी इनके लैंड में ही कहीं दफन है। जस्ट दैट किसी को ये नहीं पता कि रूट्स एग्जैक्टली कहाँ है। ये सुन के ओवेन कहता है कि उसे ये सब बात गॉर्डन ऑलरेडी बता चुका है और वो ये भी जानता है कि ट्री की स्पिरिट अदर वर्ल्ड्स की डोरवे है। ये सुनकर रिचर्ड वो सरप्राइज्ड और वो ओवेन से कहता है कि स्पिरिट्स वगैरह वाली बात फालतू है और ओवेन को गॉर्डन की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इस पे ओवेन कहता है कि वो अपने डैड के साथ मिलकर कभी तो उस ट्री के रूट्स को जरूर ढूंढेगा और रिचर्ड भी हामी भरता है। खैर, अगले दिन रिचर्ड ऑफिस जाता है और जूल्स ओवेन के साथ घर पे थी। तभी जूल्स एकदम से फार्म में देख के काइंड ऑफ जोन आउट हो जाती है और जब वो अपने होश में आती है तो वो ओवेन को जमीन पे पड़ा पाती है। ओवेन को आजमा अटैक आया था और जूल्स फौरन गॉर्डन की मदद लेकर ओवेन को हॉस्पिटल ले जाती है। देन वो रिचर्ड को भी कॉल करती है, लेकिन जब तक रिचर्ड अस्पताल आता तब तक हमें पता चलता है कि ओवेन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस भयानक हादसे से परिवार में सभी लोग टूट जाते हैं। यहाँ से कहानी कुछ समय आगे आ चुकी है जहाँ विंटर आ चुका है और जूल्स अब तक डिप्रेशन में है। वहीं रिचर्ड अपने पिता नील की पुरानी बिलोंगिंग्स में स्टारवेकर नाम की एक हैंड रिटन जर्नल पाता है। इसमें इन्वोकेशंस और रिचुअलिस्टिक समनिंग्स के बारे में स्ट्रेंज राइटिंग्स थी और इससे रिचर्ड को अपना बचपन याद आता है। दरअसल रिचर्ड के पिता नील बचपन में उसे ठीक ढंग से ट्रीट नहीं करते थे। आई मीन वो रिचर्ड को नग्न कर फ्रीजिंग फील्ड में खड़ा कर देते थे और इन जनरल रिचर्ड के पिता थोड़े सनकी और अब्यूजिव थे। अब दोस्तों, इस जर्नल में उस जगह की लोकेशन थी जहां उस पुरानी ट्री की रूट्स हो सकती हैं और रिचर्ड उस जगह पे पर्सनली एक एक्सकैवेशन साइट बना के खुदाई शुरू कर देता है। मैं पर्सनली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिलहाल रिचर्ड अपने काम से लीव पे था, तो हाँ, ये उसका पर्सनल प्रोजेक्ट ही था। नाउ फोकलोर के हिसाब से 17th सेंचुरी के विलेजर्स ने वूम्ब ऑफ नेचर यानी स्पिरिट वर्ल्ड एंट्रेंस को सील करने के लिए ही इस ट्री को कट करके दफनाया था। इसी बीच जूल्स की बहन हैरी उसका ख्याल रखने इनके घर आती है। हैरी तुरंत ही ओवेन के कमरे को क्लीन करने लगती है क्योंकि रिचर्ड और जूल्स ऐसा नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू देयर इमोशनल अटैचमेंट। वहीं हम देखते हैं कि रिचर्ड और जूल्स में भी अब झगड़े होने लग गए हैं और ये दोनों एक दूसरे पे ब्लेम डालने लग गए हैं फॉर दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जैसे जूल्स का कहना था कि ओवेन एक ट्रबल्ड किड था जिसकी प्रॉब्लम को रिचर्ड इग्नोर किया। वहीं रिचर्ड क्वेश्चन कर रहा था कि आजमा अटैक वाले दिन जूल्स इतना डिले क्यों की ओवेन को अस्पताल ले जाने में। खैर, आगे हम रिचर्ड को दिन रात डिगिंग साइट पे देखते हैं जहां वो खुदाई कर रहा था और एक रात रिचर्ड को वहां एक हेयर या रैबिट का स्केलेटन मिलता है जिसे वो क्लीन करके एक बॉक्स में रख के घर पे लाता है। अब उसी रात जूल्स अपने आप चलते हुए रिचर्ड के डिगिंग साइट तक आ गई थी, विच वाज स्ट्रेंज। नाउ अगले दिन गॉर्डन मिसेस फॉर्डे नाम की एक औरत को जूल्स से मिलवाता है क्योंकि मिसेस फॉर्डे योगा और इनकांटेशंस की मदद से लोगों के दर्द को हील करती थी। मिसेस फॉर्डे यहाँ जूल्स और हैरी के साथ एक कैंडल लिट हीलिंग परफॉर्म करती हैं जिसमें वो ओम वज्रपाणी हम बोल के चैंटिंग्स कर रही थी। पहले तो जूल्स के लिए सब कर पाना कठिन हो रहा था, लेकिन वो किसी तरह अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके हीलिंग में पार्टिसिपेट करती है। तभी एकदम से यहाँ रखा कैंडल्स बुझ के वापस अपने आप बहुत तेज फ्लेम में जलता है और मिसेस फोर्डे अनाउंस करती है कि द डैंडेलियन हैज बर्ड, यानी कि ओवेन की स्पिरिट फाइनली मूव ऑन कर गई है। अब इस हीलिंग प्रैक्टिस से जूल्स थोड़ा बेटर फील करती है, लेकिन रिचर्ड को जब इसके बारे में पता
चलता है तो वो इस सब पे यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ रिचर्ड जो हेयर की हड्डियां लाया था उस पे अब कुछ ग्रो होने लग गया था, मानो ये स्केलेटन धीरे धीरे अपने ऊपर शरीर को ग्रो कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आइडियली ऐसा होता है कि शरीर गल के सिर्फ हड्डियां बचती है, लेकिन यहाँ प्रोसेस रिवर्स में चलने लग गया था। रिचर्ड फौरन इसे लेकर अपने वर्क प्लेस जाता है, जहाँ वो इसे अपने कलीग स्टीवन को दिखाता है। स्टीवन का कहना था कि बोन्स पे बस फंगस लगे हैं, और ये सुनकर रिचर्ड वापस घर आने लगता है। वहीं रास्ते में यूनिवर्सिटी के डीन रिचर्ड से कहते हैं कि रिचर्ड को फुल सैबैटिकल लीव लेनी चाहिए टू डील विद हिज लॉस। खैर, आगे के दिनों में हेयर स्केलेटन पे मसल्स भी आ जाते हैं, और एक पॉइंट पे तो इसका हार्ट फॉर्म होके बीट भी करने लगता है, मतलब दिल धड़कने लग गया था बन के। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे ये हेयर स्केलेटन से जिंदा होने लगा था, और इस बात से रिचर्ड बहुत आश्चर्य में था। फाइनली एक दिन ये हेयर पूरी तरह से जिंदा होके इधर उधर उछलने लग गया, और रिचर्ड हेयर को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी इस कमरे में जूल्स भी आती है, और वो भी इस हेयर को देखती है। इस हेयर को देख कई महीनों बाद हम जूल्स के चेहरे पे मुस्कान देखते हैं, और ये कपल हेयर को एक बॉक्स में बंद करके बाहर फार्म में छोड़ देते हैं। अब उस रात काफी टाइम बाद रिचर्ड और जूल्स इंटीमेट होते हैं, और ऐसा लग रहा था कि इस हेयर की वजह से इनका टूटा परिवार वापस से जुड़ने लग गया है। यहाँ रिचर्ड जूल्स को यह भी बताता है कि कैसे उसके पिता उसे बचपन में बुरी तरह ट्रीट करते थे। खैर, अगले दिन से रिचर्ड वापस उस स्पेसिफिक जगह पे खुदाई शुरू कर देता है। वहीं घर में जूल्स उस हेयर की तस्वीर बनाने लग गई थी। इन दोनों को अजीब बिहेव करता देख हैरी रिचर्ड के कमरे में जाके नील के जर्नल स्टार वेकर को पढ़ना शुरू करती है। हैरी पाती है कि इस जर्नल में रिचुअल्स वगैरह की बात क्लियरली लिखी गई थी। यहाँ लिखा था कि फॉलोअर्स स्टार वेकर में गैदर होते थे, और वो 3 सैक्रिफाइसेस देते थे। पहली सैक्रिफाइस एक बच्चे की, देन एक पुरुष की, और फाइनली एक स्त्री की, जिससे सैक्रिफिशियल रिचुअल पूरा होता था। और फिर डैंडेलाइन बड होता था, यानी किसी और को जीवन मिलती थी। किसे, वो आपको थोड़ी देर में आगे पता चल ही जाएगा। यहाँ एक पोएम भी था विच वाज लाइक द प्राइस वी पे इज 1 2 3 टू लेट जॉय पोर फ्रॉम द विस्लिंग ट्री। इस जर्नल में उस पुराने लॉस्ट ट्री की फोटोज भी बनी थी, जहां इस ट्री की जड़ें बहुत नीचे तक दिखाई दे रही थी, और किसी तरह के एंटिटी या किसी तरह के डोर से कनेक्टेड थी। जूल्स यहाँ कैरी को रिचर्ड का सामान वगैरह छेड़ने से मना करती है। वहीं अगर रिचर्ड की बात की जाए तो वो गहरी खुदाई करके उस जगह को ढूंढ निकाला था जहां पुराने टाइम में वो पेड़ हुआ करता था। इस पेड़ की ट्रंक और रूट्स अब भी सही सलामत थी, और तभी यहाँ रिचर्ड का कलीग स्टीवन आता है। स्टीवन इस ट्री को इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड देख के आश्चर्य में था, और वो भी रिचर्ड के साथ यहाँ छानबीन करने लगता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हो सकता था। तभी इन्हें कैरी के चीखने की आवाज आती है, और रिचर्ड चेक करने जाता है। वो पाता है कि हेयर वापस आ गया था, और ये हेयर कैरी के पेट पे हमला करने की कोशिश किया। ऐसे में कैरी बीच में आ गई, और इस हेयर के कारण कैरी के हाथ पे गहरे कट्स आए थे। नाउ द सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि जूल्स इस हेयर को एक बच्चे की तरह अपने गोद में रखी हुई थी, और इसे भगाने के बजाय जूल्स उसे खिला रही थी। इतना ही नहीं, जूल्स इस हेयर को बच्चों वाली क्रेडल होती है ना, उसमें सुलाने लग गई थी। इट वाज क्लियर कि जूल्स इस हेयर को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो गई थी, और इसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। और दोस्तों, इससे कैरी समझ जाती है कि जूल्स का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए वो फौरन अपनी मरहम पट्टी करके यहाँ से निकल लेती है अपनी कार में।